इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड पढ़ाऊंगी। पढ़ाऊंगा। नमस्ते जी, रंगबाजों कैसे हो? तो भाइयों और उनकी बहनों ध्यान से सुनना, आज चैप्टर खत्म है, हमारा खल्लास है। स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप क्या समझते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जिसका इकोनॉमी में कुछ सर्विसेज देने के लिए यूज किया जाता है। Those kinds of activities which are performed to give services in an economy। इसका पूरा डेफिनेशन बुक में पढ़ लेना। थोड़ा इंग्लिश में कमजोर हूँ, एडजस्ट करा दो। देखो, पहला था रोड्स। ये सारी जितनी चीजें बनाई है ना, उन्होंने सब अपने लिए बनाई है, अपने मतलब के लिए, कि हमारा काम हो गई, इंडियन हमारे पे डिपेंडेंट रहे, हम इन पे अपना राज करते रहे और ये भीगी बिल्ली बन के एकदम अपना करते रहे। तो हम तो ऐसे थे नहीं अजी, आजादी के लिए लड़ाई करी है हमने। ये देखो, पहला है रोड्स। रोड्स उन्होंने इसलिए बनाए थे ताकि वहां से अपना सामान ले जा सके और आर्मी को मोबिलाइज कर सके, वहां से ले जा सके युद्धों के लिए और रॉ मटेरियल अपना ले जा सके। दूसरा है रेलवेज। रेलवेज उन्होंने 1850 में लाया था, लेकिन 1853 में चला था। ध्यान रखना, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा भाई एग्जामिनर। 1853 में बॉम्बे टू थाने चला था। इसका जो डिस्टेंस था वो 34 किलोमीटर था। ये भी उन्होंने अपने लिए बनाया ताकि आर्मी को यहाँ से वहां ले जा सके और जो इक्विपमेंट्स थे, वॉर इक्विपमेंट्स, बम हो गया, वो सब ले जाए। बम बोले नहीं, बमन से भरा रहतबा रेल, समझे बबुआ। उसके बाद हमारा आता है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। यहाँ से वो बड़े बड़े क्वांटिटी में ले जाते थे, एयर से, एरोप्लेन से ले जाते थे, वाटर ट्रांसपोर्ट शिप से ले जाते थे, लेकिन ले जाते थे ना रॉ मटेरियल ही। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का यूज करते थे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ताकि लॉ या ऑर्डर में कोई दिक्कत ना हो। इसमें आता था पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। ठीक है जी। अब आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल्स। मतलब इंडिया की माँ बहन एक और ऐसी की तैसी करने के बाद ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया हमारे देश में जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे भारत पे। तो देखो, पहला था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। जब हमने फीडिंग क्रॉप्स को छोड़ के कैश क्रॉप्स पे जब हम आ गए, उसके बाद से हमारा जो सेल्फ सफिशिएंसी हुआ फूड ग्रेन में वो अच्छा हो गया। उसके बाद से हमारा देश मतलब अनाजों में कभी गिरावट नहीं हुई इसकी। ठीक है। दूसरा बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रोड, रेलवेज, एयर, वाटर ट्रांसपोर्ट आने के बाद जो हमारा आसान हो गया, बिल्कुल आना जाना, कहीं भी आ रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, कहीं भी घुस जा रहे हैं, कच्ची गली में भी थार घुसा दे तो थार चला दे, थार। तीसरा है चेक ऑन फेमाइंस। जो भी आपदाएं आती है, जैसे बाढ़ आ गया, उस वक्त क्या था ना कि वहां तक मतलब छोटी छोटी जगहों पे रेलवे नहीं था, तो अब क्या है, हर जगह पे गया है। अरे जंगल से घुसा के ले जा रहे हैं, जंगल से पानी में चला रहे हैं, ट्रेन है यहाँ पे। फोर्थ है शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। पहले जो आपको पता होगा, हमारा जो था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड गुड्स होता था, मतलब सामान के बदले सामान, कमोडिटी टू कमोडिटी, सीसी टाइप इकोनॉमी थी। गलत मत समझना भाई, सीसी टाइप इकोनॉमी थी हमारी, जिसमें जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो उसको चेंज होकर हमने मॉनेटरी सिस्टम कर दिया था, इन्होंने पैसे का चलन हो गया था बेसिकली। फिफ्थ है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। इन्होंने बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करा था, सारी व्यवस्था अच्छी करी थी इन्होंने, पुलिस की, प्रशासन की सारी। देखो, उसके बाद से ये याद रखना, बहुत आता है एग्जाम में, इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881, 1881 में पता लगा था पहली बार कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है। इसको बोलते हैं इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, 1881। 1881 के बाद से हर 10 साल बाद हमारा कंडक्ट होने लगा। ठीक है। उसके बाद है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हम क्यों बोलते हैं, उसके रीजंस है। देखो, बिफोर 1921 द बर्थ एंड डेथ रेट बोथ वर हाई। 1921 के पहले जो डेथ रेट, मृत्यु दर, और बर्थ रेट, जन्म दर, वो बहुत हाई थे, बहुत मर रहे थे और बहुत बच्चे पैदा होते थे, ऐसे कर रहे थे फिर से। देखो, आफ्टर 1921 डेथ रेट डिक्लाइन बट बर्थ रेट रिमेन सेम। 1921 के बाद क्या हुआ, डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ, मतलब कम लोग मरने लगे और पैदावार ज्यादा हो गई। तभी तो हमारा इंडिया आज सेकंड नंबर पे है, ये तो पीछे ही होता। गलत है यहाँ के लोगों में। देखो, इंडिया's population never declined after 1921, that's why this year is called year of great divide। 1921 के बाद इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो कभी डिक्लाइन नहीं हुआ, कॉन्स्टेंटली चलता रहा, इसीलिए इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये एग्जाम में बहुत आता है, अच्छे से लिख के आना, कहीं तुमने घिपच कर दिया एग्जाम में आया लड़के
झाड़ू पोछा बर्तन किया हो घर में, लाठी वाठी खाई हो कोई और सारा गुस्सा तुम पे निकाल दे, कट 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 कट, फिर तो नंबर गए ना भाई। अच्छे से लिखना है इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पूरा जो हम ओवरऑल चैप्टर को देखते हैं कैसा था, लूटपाट जो धांधली मचा रखी है ना तुम लोगों ने गोरे, अब दिखाते हैं क्या क्या किया तुमने। देखो पहला आता है हमारा स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मतलब एक जगह पे स्थित, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब वो होता है जहाँ पे ग्रोथ रेट बिल्कुल ही जीरो या कम हो, इसको बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इसमें आता है जीडीपी ग्रोथ रेट, उस वक्त जो था वो 2% ओनली था हमारा देश का, क्योंकि ऐसी की तैसी तो मार रखी थी तुमने। फिर आता है पर कैपिटा इनकम 0.5%, प्रति व्यक्ति आय जो थी पर पर्सन इनकम वो था 0.5%, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा था, धसा था धसा। उसके बाद से आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। आपने पढ़ा होगा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, उसमें आता है जमींदारी सिस्टम, उसी वही है ये सेमी फ्यूडल सिस्टम, उसी की वजह से आया है, यही है ना सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, उसी की वजह से बना है हमारा देश कि जो लैंडलॉर्ड होते थे वो टेनेंट से लेते थे फिक्स सम, वही वाला सिस्टम है ये। उसके बाद आता है देखो बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब पिछड़ी, ये नहीं झिंगा लाला हुर्र हुर्र ये वाली इकोनॉमी नहीं कि आदिवासी टाइम पे चल गए जंगल, वहाँ नहीं। देखो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, लिखना इंपॉर्टेंट है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो थी, 0 सन्नाटा था बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे टेक्निकल चीजें थी नहीं। हंस क्या रहा है। उसके बाद से आता है हमारा लो पर कैपिटा इनकम, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया 0.5% था प्रति व्यक्ति आय पर पर्सन इनकम। हिंदी वाले वैसे भी देख सकते हैं, हिंदी में ही तो बता रहा हूँ, हिंदी वाले भी तो हिंदी में पढ़ते हो, इंग्लिश वाले भी हिंदी में पढ़ते हो, देख लो भाई क्या जा रहा है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में उतना कुछ किया गया नहीं था कि तुर्रम खाओ ने आके बड़े बड़े काम कर दिए एग्रीकल्चर में। ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे, पुराने तरह से यूज करते आ रहे, वही हल चला रहे हैं, ना ट्रैक्टर ना थ्रेसर, कुछ नहीं, ये तो अभी कुछ साल पहले आया है ना। उसके बाद है मास इलिटरेसी एंड हाई बर्थ एंड डेथ रेट। मतलब मास इलिटरेसी मतलब बहुत बड़ी हमारे जो लोग थे वो पढ़े लिखे बहुत कम थे, बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे कि आपको मैंने बताया था डेमोग्राफिक प्रोफाइल में ओवरऑल लिटरेसी हमारा था 16%, ठीक है। उसके बाद है हाई बर्थ एंड डेथ रेट, बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था, जितने ज़्यादा पैदा हुए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अबे ऐसा था कि शुरू होते ही खत्म हो जा रहे हैं, पैदा हुआ नहीं कि मर गए, ऐसे रोग ही चल रहे थे उस वक्त, नहीं। अब देखो उसके बाद आता है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जब एक देश अपना पूरा सोशल और उसका जो सोशल रिलेशन होता है वो पॉलिटिकल पावर से दूसरे देश पे हमला करता है, धावा बोल देता है, उसको बोलते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी। और सारा उसका जो पॉलिसीज होता है उसके अंडर में आ जाता है, फिर सारे देश में जो भी चीजें करता है वो अपने हिसाब से करता है। गाते बोल दे क्या जोश आता है। उसके बाद देखो डेप्लीटेड और डिप्रिसिएटेड इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है? डिप्रिसिएटेड इकोनॉमी वो होता है जिसमें फिजिकल एसेट्स जब डिप्रिसिएट हो जाते हैं ना, फिर उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ नहीं करा जाता। अब मान लो कोई हमारे यहाँ कुछ चीजें की उपयोग की गई होगी, उस वक्त अंग्रेजी सरकार ने किया होगा, उसको हम बदल नहीं सकते, वो जैसा है वैसा है। उसको रिप्लेस करने के लिए कोई चीजें उन्होंने मैनेज नहीं करा, मैनेजमेंट उन्होंने नहीं करा था। उसके बाद आता है इम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। वो जो थी ब्रिटिश सरकार में बड़ी चालाक थी भाई, वो तो कमला पसंद वाली सरकार तो थी नहीं, या बीमल जुबा बोलो केसरी, वो वाली सरकार थी नहीं। उसने क्या किया, डिवाइड एंड रूल खेला, क्योंकि उनको पता था हमारे भारत में अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन से लोग हैं और सब अपने ही कास्ट रिलीजन को प्रमोट, हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम हिंदू ऐसे कर रहे थे, हम सिख, तो ऐसे करने में लगा था। उनको लगा था कि हम इनको ना इनके कास्ट का बहकावा देके हम इनको झांसे में डाल सकते हैं, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। यही था इम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। ये ओवरऑल चैप्टर जो आज हमारा खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे मैं आपको करवाऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के, ठीक है। बाय बाय गाइस, निकलता हूँ फिर मैं, है ना, नेक्स्ट। चल चल रहा हूँ ना यार।